हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BSS एकेडमी में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आज कुछ टफ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो इम्प्रूव करना है पार्ट उसको येलो कर दिया है ना, तो जो येलो पार्ट है आपको इम्प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वी हैव सीन सतीश इन द विलेज द अदर डे। वी हैव सीन सतीश इन द विलेज द अदर डे। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, ये जो अदर डे है, ये जो पूरा सेंटेंस है इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको दी अदर डे का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको ये भी लगेगा इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट भी आंसर हो सकता है, और आपको ये लगेगा कि सेकंड भी आंसर हो सकता है और थर्ड भी आंसर हो सकता है। अब पहला तो है ही नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी ग्रामर का आइडिया है ना। तो द अदर डे का मतलब क्या है? द अदर डे का मतलब होता है रिसेंटली। क्या होता है इसका मतलब? रिसेंटली। और अगर रिसेंटली के बारे में आपको पता हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं या फिर परफेक्ट में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो द अदर डे है उसका रिसेंट इन द पास्ट होता है। जो कंप्लीट है उसका अपना सेंस क्या है? समथिंग रिसेंट इन द पास्ट, है ना। यानी जो पास्ट में पहले हुआ है, थोड़े दिन या थोड़ी देर पहले, बिफोर अ फ्यू डेज, है ना, तब दी अदर डे का हम यूज़ करते हैं। यानी अगर आपको सीधे सीधे इसको याद करना है कि दी अदर डे का सिंपलेस्ट मीनिंग क्या है, तो रामबाण इलाज है, इसको आप हमेशा येस्टरडे याद रखें। क्या याद रखें? येस्टरडे। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि येस्टरडे अगर सेंटेंस में दिख जाए और अगो सेंटेंस में दिख जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा और किसी में नहीं हो सकता, है ना। यानी द अदर डे का मतलब क्या है? रिसेंट इन द पास्ट। इसका सिनोनिम क्या है? यस्टरडे या फिर अगो के रूप में, है ना, या फ्यू डेज अगो, इस तरह से। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? द अदर डे। अभी मैंने क्या बताया? यस्टरडे। तो यस्टरडे प्रेजेंट में तो हो नहीं सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हो गया, है ना, नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं। अब वी सीन, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है एरर में कि हम थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के हैज़ वगैरह, हैड वगैरह या बी के साथ यूज़ करते, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते। तो ए भी खत्म। अब आपके पास क्या बच गया? जब हमने प्रेजेंट यूज़ ही नहीं कर सकते, द अदर डे का मीनिंग क्या है? यस्टरडे, है ना। तो हमें सी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आंसर क्या बच गया हमारा? ऑटोमेटिकली बी, है ना। यानी दी अदर डे का मतलब होता है पास्ट में कोई समय। अगर आप ये नहीं याद रख सकते तो यस्टरडे याद रखें, हमेशा ये पास्ट इंडेफिनिट में ही आप बना दें, है ना। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग आर यू यूजिंग दिस ऐप? आप इस ऐप को कब से यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये मोस्ट कॉमन एरर है, कुछ को पता भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? एक दो तरह की प्रॉब्लम होती हैं। एक तो ये स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि हाउ लॉन्ग है और ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आर में भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हाउ लॉन्ग इंटरोगेटिव शब्द है तो उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब तो आना ही है। लेकिन आप हाउ लॉन्ग का मतलब अगर पता कर लें तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। कब से, और कब का मतलब क्या होता है? वैन। और वैन है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका मतलब जो ये हाउ लॉन्ग है, जो ये हाउ लॉन्ग है, ये समय पूछता है। ध्यान रखना हमेशा, ये क्या पूछता है? समय। हाउ लॉन्ग हमेशा समय पूछता है। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से ही समय पूछ सकते हैं, या फिर केवल परफेक्ट से, है ना। या तो परफेक्ट हो किसी भी टेंस का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आप समय पूछ सकते हैं। इसलिए ये सारी की सारी आर के साथ तो आईएनजी आएगा नहीं इसमें, क्योंकि समय पूछ रहा है और समय हम केवल इन्हीं तीन टेंस से यूज पूछ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, या इन तीनों का कोई सा भी परफेक्ट, है ना। वो टेंस की वीडियोस में मैं क्लियर कर दूंगा, फिलहाल आप इतना याद रखें। यानी चलिए अब इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। आर यू यूजिंग, हाउ लॉन्ग समय पूछ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो केवल यूज़ कर नहीं सकते, यानी नो इम्प्रूवमेंट। चलिए नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं इसमें। अब पहला है हैव यू यूजिंग। हैव यू तो सही था, लेकिन यूजिंग कैसे आ सकता है हैव के साथ? हैव के साथ क्या आना चाहिए था? वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए ये भी गलत हो गया, है ना। यू आर यूजिंग, तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, हाउ लॉन्ग इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ में सब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता, पहले क्या आना चाहिए था? वर्ब।
और हमने अभी बताया है कि ये तो गलत है, जो इम्प्रूवमेंट करना है, यानी ये भी गलत हो गया। हैव यू बीन यूजिंग और यू हैव बीन यूजिंग, आपको इसमें और इसमें चुनाव करना है। अब आप देख सकते हैं हाउ लॉन्ग एक इंटरोगेटिव वर्ड है। हाउ लॉन्ग क्या है? एक इंटरोगेटिव वर्ड है। इंटरोगेटिव वर्ड के बगल में, इंटरोगेटिव वर्ड के बगल में कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता सिवाय इनडायरेक्ट स्पीच के। उसमें तो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है ना। यानी इंटरोगेटिव सब्जेक्ट के वर्ड के बगल में क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, तभी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता। इंटरोगेशन मार्क है ना ये, तो उसके बगल में क्या होना जरूरी है? हेल्पिंग वर्ब। अब पहले देखिए, हाउ लॉन्ग के बगल में अगर हम हैव यू बीन यूजिंग पुट करें, हैव यू को पुट करें तो इसके साथ हैव आ जाएगा ना, तो ये सही हुआ। लेकिन यू को पुट करें तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना। यानी इसका आंसर क्या होगा? हैव यू बीन यूजिंग। क्लियर है? यानी WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आने पर ही वह क्वेश्चन पूछेगा। एक आध दो बात भी है, हु व्हाट विच वगैरह, वो मैं टेंस में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये याद रखें, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और किसी से नहीं पूछ सकते, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड। हैव यू एवर बीन टू सूरत वैन यू वर इन गुजरात। ये मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है। पहले तो मैं आपको बता दूँ ये है क्या। ये बीन है ना, बीन, बीन टू, इसके बाद हमेशा कोई प्लेस होगा, प्लेस यानी जगह का नाम होगा, तो प्रीपोजिशन टू लगेगा। अगर हेयर देयर यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के पहले तो प्रीपोजिशन लगता नहीं है, इसलिए टू नहीं आता, है ना। तो बीन टू, बीन टू एक स्ट्रक्चर है जो या तो हैज़ के साथ ही यूज़ होता देखा होगा आपने, या फिर हैड के साथ, क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और बी का थर्ड फॉर्म ये है, तो यहाँ भी ठीक है, और हैज़ के साथ भी ठीक है, और हैड के साथ भी ठीक है, ऐसे ही हैव के साथ भी ठीक है। तो ये सही तो है कि हैज़, हैव या हैड में से किसी के भी साथ आ सकता है बीन टू। और जैसे इसके साथ प्लेस लिखेंगे तो इसका मतलब है इस जगह पे, जो ये जगह है, ये जो जगह है आपने नाम लिखा है, इस जगह पे होकर आना, यानी आप गए भी और वापस भी आ गए, होकर आए, है ना। इसके सेंस में किसका यूज़ करते हैं हम? हैज़ बीन टू, हैव बीन टू और विल हैव बीन टू, है ना। यानी किसका यूज़ करते हैं हम? हैज़ बीन टू प्लस प्लेस, या हैव बीन टू, हैज़ बीन टू, है ना। लेकिन प्लेस जरूर आना चाहिए, यानी किसी जगह पर होकर आने के लिए स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तक। हैव यू एवर बीन टू सूरत, क्या आप कभी सूरत होकर आए हैं? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़रा नेक्स्ट पार्ट में इसके देखिए, ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। और ये किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। और आपको याद होगा कि सेम सेंटेंस अगर किसी टाइम की बात चलती है तो सेम टाइम में होना चाहिए, कुछ अपवादों को छोड़ के, डिग्री वगैरह के रूल्स हैं वो, है ना। यानी जो क्लोज हैं दोनों वो सेम टेंस के होने चाहिए किसी भी सेंस को पूरा करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, तो ये तो गलत है ही, क्योंकि हमें जो टेंस देखना है, वो किसका देखना है? पास्ट के अकॉर्डिंग। तो जब ये वाला प्रेजेंट में था इसलिए गलत, तो ये वाला भी गलत, हैज़ में है। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए। डिड के साथ क्या भी आपने थर्ड फॉर्म देखा है क्या? डिड के साथ ना तो सेकंड फॉर्म आ सकता है, ना तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म आ सकता है, ना ही थर्ड फॉर्म आ सकता है। डिड के साथ कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म। और बी फर्स्ट फॉर्म होगा या बीन? बी ही फर्स्ट फॉर्म होगा। अब डिड के साथ यहाँ पे क्या दे रखा है बी ऑप्शन में इन्होंने? बीन, तो ये तो गलत हो गया। अब नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, क्योंकि हमारा अंडरलाइन पार्ट ही गलत है ना, इसलिए आंसर क्या हुआ? डिड यू एवर गो टू सूरत। तो देखिए एक चीज़ चेंज हुई है, यहाँ पे होकर आने का सेंस था पूरा, क्योंकि हमें डिड के साथ हम बीन टू का यूज़ तो कर नहीं सकते, क्योंकि थर्ड फॉर्म है वो। यही कारण है कि हमने उसको हटा के गो का यूज़ कर लिया। अब केवल इतना सेंस आ गया इसका कि क्या आप कभी सूरत गए हैं? होकर आए हैं सेंस नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें टेंस में तो यूज़ कर ही नहीं सकते ना डिड के साथ। हम बीन टू को हम डिड के साथ यूज़ कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने किस वर्ब का यूज़ कर लिया? गो का, है ना। तो इसका आंसर क्या है? डिड यू एवर गो। क्या आप कभी सूरत गए थे? क्या आप कभी सूरत गए थे जब आप गुजरात में थे, है ना। क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट,
ये दिखने में बड़े सिंपल है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको पीछे धकेल सकते हैं 1-2 मार्क्स, है ना। यू आर फ्री टू बाय, ये क्या कह रहा है? यू आर फ्री टू बाय, यू आर फ्री टू बाय वट एवर यू विल वॉन्ट। ये अंडरलाइन पार्ट है ना, ये अंडरलाइन पार्ट है जिसको आपको इम्प्रूव करना है। ये वट एवर का एक नियम है, हमेशा ध्यान रखना। वट एवर प्लस फ्यूचर कभी नहीं हो सकता। वट एवर प्लस फ्यूचर कभी नहीं हो सकता, यानी वट एवर प्लस फ्यूचर, ये तो गलत है ना, फ्यूचर नहीं हो सकता। अब ये कौन सा नियम निकल के आया? ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल निकल के आया है। जैसे इफ़ के साथ आप इफ़ वाला क्लोज फ्यूचर में नहीं हो सकता, व्हेन वाला इफ़ वाला, व्हेन वाला, अनटिल वाला, अनलेस वाला, टिल वाला, है ना, ये सारे सारे कंडीशनल के शर्त हैं। प्रोवाइडेड वगैरह, इन ये जिस क्लोज को धकेलते हैं, जिसको पुश करते हैं, वो कभी फ्यूचर में नहीं हो सकता, वो किस में होता है? प्रेजेंट में। तो आप सेम उस टेक्निक से इसको कर सकते हैं। वट एवर भी उसी कैटेगरी का एक कंजंक्शन है यहाँ पे, है ना। तो वट एवर वाला क्लोज कभी किस में नहीं हो सकता? फ्यूचर में। इसका मतलब यहाँ विल तो आ ही नहीं सकता। आपको फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ विल नहीं आ सकता, तो विल जिसमें है पहले तो आप वही काट दो। एलिमिनेशन यही होता है ना, यानी डी काट देंगे आप। अब आपको कितने ऑप्शन बच गए? सबसे पहले एक और ऐसा आप निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसको आप देख के ही समझ जाएं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आपको नियम पता है या नहीं। यानी ए ऑप्शन, यू सब्जेक्ट प्लूरल होता है और इसके साथ वर्ब में ऐसे ही एस लग ही नहीं सकता, तो ए भी ख़त्म, डी भी ख़त्म। वट एवर यू आर वॉन्टिंग, वट एवर यू वॉन्ट, है ना। अब वांट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब वांट का मतलब चाहना होगा, वांट यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन होगा, तो आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी है किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना। तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। तो आंसर क्या है? सी, वट एवर यू वॉन्ट। यू आर फ्री टू बाय वट एवर यू वॉन्ट। आप हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है? सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में आप बिल्कुल भी ना लें। अगर ज़्यादा टफ कर देगा तो ऐसी छोटी मोटी एरर देगा जो आप, इसलिए आपको टफ लग सकती हैं क्योंकि आपने पढ़ी नहीं थी, है ना। इसलिए ध्यान से इनको करके जाएं। लास्ट इम्प्रूवमेंट, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। ये देखिए हम स्पोकन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि फ़ाइन के पहले हम वेरी लगा देते हैं, वेरी फाइन, वेरी फाइन। ये स्पोकन का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ है, लेकिन फॉर्मेलिटी जो है वो ग्रामर में ज़्यादा है। स्पोकन में बोलते हैं ना कि सामने वाला समझना चाहिए कुछ भी बोल दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पोकन को आप ग्रामर से लिंक ना करें। कहीं बहुत सारी जगह पे आप गलत स्पीक करते हैं, गलत बोलते हैं, उसको आप बचें, है ना। और सामने वाला भी बोलता है तो उस पर इग्नोर कर दें क्योंकि आपने ग्रामर में वो सही जगह पे पढ़ा था, है ना। चलिए, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक्स, धन्यवाद पूछने के लिए ना। तो यहाँ पे जो फाइन है, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा तो मैं आपको दो तरह के एडजेक्टिव्स पढ़ाऊँगा, ग्रेडेबल, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। तो इसके बारे में हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो हैं जो अपने पहले, यानी इधर इन, यानी ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के पहले एडवर्ब कोई हो सकता है। एडवर्ब हो सकता है, जैसे वेरी है ना, एडवर्ब है तो ये हो सकता है। मोस्ट है, वो हो सकता है। लेकिन नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के पहले कोई एडवर्ब नहीं हो सकता। केवल गिने चुने एडवर्ब होते हैं। एक्सट्रीमली, क्वाइट, एब्सोल्यूटली, ये वाले नॉन ग्रेडेबल के पहले हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फाइन है, जो फाइन है, ये फाइन ये नॉन ग्रेडेबल है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये नॉन ग्रेडेबल है ना। अब नॉन ग्रेडेबल के पहले एडवर्ब तो नहीं आ सकता, जैसे वेरी वगैरह तो आ नहीं सकता। इसका मतलब जो स्पोकन में आपने अब तक सुना है वो गलत है। वेरी फाइन कुछ नहीं है, हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आपके पास ऑप्शंस पे चलते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा तो तीनों ही सही हैं फिर, क्योंकि फाइन के साथ मच, मच तो क्या पता यूज़ कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, वेरी के साथ कौन सी डिग्री आती है? पीडी, है ना। वेरी के साथ कौन सी डिग्री आती है? पीडी। लेकिन मच के साथ पीडी नहीं आ सकती।
मच के साथ क्या आता है, CD, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। अब यहाँ पे मच के साथ फाइन दे रखा है, गलत, इसको एलिमिनेट कर दीजिए तुरंत। मच के साथ वेल दे रखा है तो ये भी तो PD है ना, वेल, वेल का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, है ना। वेल का गुड का बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। तो ये तो गलत था, नो इम्प्रूवमेंट है नहीं इसमें, तो इसलिए आंसर क्या बच गया, बी, वेरी वेल, क्योंकि वेल के साथ हम कैसा भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ नोट कर लें और अलग से एक रजिस्टर बना लें, जिससे आप ऐसे ऐसे अजीब से नियम जो आपको लगते हैं, वैसे आपने पढ़े हुए हैं बस ध्यान नहीं गया होगा, उनको आप नोट करते चलें, जिससे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय।